हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस। ओके, तो ये हमारा जो है टॉपिक हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस। तो अभी हम लोग एक सिंगल कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करते हैं हम लोग, ये कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस का ये पूरा मीडियम है। ठीक, जो ये सरफेस है इसका पूरा मीडियम है। तो अभी ऐसा इमेजिन करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो इस O पॉइंट पे रखा हुआ है, और ये M और ये N जो है अपर्चर है इसका। ठीक, अब इस O पॉइंट से ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट होती है इस कर्व सरफेस पे। जहां पर हुआ वहां से इसके फोकस से, मतलब सेंटर ऑफ, मतलब इसके कर्वेचर से एक कर्व लाइन गई और यहां से फिर ये रिफ्रैक्ट हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पर बन गई इमेज। ओके, तो ये हमने ऐसा इसलिए नॉर्मल इस पर इंसिडेंट कराया। नॉर्मल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह क्या है कि ठीक है, ये हो गया एंगल अल्फा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, और ये हो गया बीटा, और यहां हमने ऐसा इमेजिन कर लिया ये क्या है, गामा। ठीक है, इसको हम लोग जो है गामा इमेजिन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा हमने ले लिया। ये रिफ्रैक्टेड रे है जो इसी मीडियम में जाके बन गई। अगर मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो वेरी सिंपल, यहां से हम लोग देखते हैं कि ये क्या है कि अब हमें जरा सा इसके डेरिवेशन पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या डेरिवेशन आएगा। तो जब भी कहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो सिंपल सी बात, वहां पे स्नेल्स लॉ जरूर लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अगर प्रोसेस को आगे ले जाना है स्नेल्स लॉ लगेगा। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें आपको क्या चाहिए, sin I by sin R इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो sin I और R पे पहुंचने के लिए पहले हमें क्या यहाँ से इनकी वैल्यूज देखनी होगी। अच्छा, तो जरा सा यहाँ से देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर कोई तो भी पॉइंट क्या ले लिया A, और ये यहाँ पर ऐसा O डैश, तो यहाँ पर O। ठीक है, अच्छा, अब ये उसका जो है क्या हो गया, नॉर्मल, ये नॉर्मल है यहाँ पर इस पॉइंट पर। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए कि इन ट्राइंगल, एक्चुअली ये सभी की सभी कौन सी रेज है, पैराक्सियल रेज हैं। तो पैराक्सियल रेज जो है क्या होता है कि सेंटर आप जो ये जो सेंटर पॉइंट है इसके बहुत ही पास इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो यहां से जो हमने देखा कि मतलब कहने का मतलब ये O और A बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पास हैं, तो ये लगभग कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेट। तो यहां से इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल O डैश O A, तो यहां से क्या आ गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, OA या OA अपान OA परपेंडिकुलर अपान बेस O डैश O, और ये कितना है इसका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है इमेज डिस्टेंस। ओके, तो बहुत ही आसान, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल then alpha is very small, then tan
अल्फा इज नियरली इक्विवेलेंट टू अल्फा, ठीक है, यहां से अल्फा हो गया, क्लियर। तो ये हो जाएगा देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ डैश ओ, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड वी विल जस्ट कंसीडर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंसीडर नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल OCA and in right angle triangle OCA tan beta is equals to OA upon OC. OC means R. फिर वही बात, tan beta is very small, therefore beta, since beta is very small angle, therefore tan beta is nearly equivalent to beta, hence beta is equals to OA upon R. ओके, ये हो गया सेकेंड। अब बात करते हैं बिल्कुल लास्ट वाली इक्वेशन पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ये और ये, ठीक है। तो नाउ एट लास्ट किस पे बात करें हम लोग, इसी इक्वेशन पे बात करते हैं, मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, IOA tan gamma is equals to OA upon Y is equals to OA upon Y means ये V। फिर से वही बात, since gamma is very small then अच्छा, तो then tan gamma is nearly equivalent to gamma, therefore angle gamma is equals to OA by V। ये हो गया थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये इक्वेशन सेकेंड, वो इक्वेशन थर्ड। अच्छा, अब जरा सा I और R के बारे में बात कर लेते हैं कि I R क्या है, ठीक। तो यहाँ से अब हमें ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज क्लियर है, क्या क्लियर है, अल्फा बराबर OA अपॉन O डैश मतलब OA अपॉन R। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि tan अल्फा बराबर अल्फा इज इक्वल्स टू OA अपॉन R, बीटा इज इक्वल्स टू OA अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आया, OA अपॉन क्या O डैश मतलब U, ये तो हमने लिखा ही नहीं, लास्ट में हमें लिखना चाहिए ये U, तो ये हो गया U, और tan बीटा इज इक्वल्स टू A अपॉन क्या R एंड tan गामा इज इक्वल्स टू A अपॉन V, ठीक। तो ये यहाँ से ये तीनों इक्वेशन हो गए। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो अभी हम लोग स्नेल्स लॉ पे बात करते हैं। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, ठीक है। सिंस I and R both are very small angle, therefore sin I is nearly equivalent to I and sin R is nearly equivalent to R, therefore क्या μ1 I is equals to μ2 R। अब इसी इक्वेशन हम लोगों को वैल्यू रखनी है, ये है अपना थर्ड मतलब थर्ड हो गया है, फोर इक्वेशन। तो अब जरा सा बात कर लेते हैं कि I और R है कितने, किसके इक्वल। तो किसी भी
ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं, मैं बात करूं इसकी कि अगर मैं इसे एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूं तो यहां पर जो ये आई है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू sum of opposite angles, means I equals to alpha plus beta. Since here from figure I equals to alpha plus beta, okay, and in this triangle, इस ट्राइंगल में बात करते हैं, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जो ये एंगल बीटा है ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ, मतलब बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा, एंड बीटा इज इक्वल्स टू एंगल आर प्लस गामा, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा एंड आर इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज 4 को रिटर्न हम लोग लिख सकते हैं μ1 इंटू आई की वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या हो गया बीटा माइनस गामा। अब इसकी वैल्यू हम लोग दोबारा रखते हैं। अच्छा जरा से यहाँ से गामा की वैल्यू लिख लीजिए, गामा इज इक्वल्स टू हो गया OA अपॉन V, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके बाद की स्टोरी कि इसके बाद की स्टोरी क्या हो जाएगी। तो इसके बाद की जो स्टोरी है जो कि अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू जब ये रखा जाएगा, ठीक है, इनकी जो हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो जब हम लोग इनकी वैल्यू रख दें यहाँ पे तो μ1, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी OA अपान क्या U प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी OA अपान R इज इक्वल्स टू गामा, मतलब μ2, और ये बीटा माइनस गामा, बीटा की वैल्यू कितनी OA अपान R माइनस गामा की वैल्यू कितनी OA अपान V, ओके। तो ये हो गया जो है। अब इसे हम लोग देखें, OA हर जगह कॉमन है, कट गया, तो क्या मिल गया μ1 अपान U प्लस μ1 अपान R इज इक्वल्स टू μ2 बाई R माइनस μ2 अपान V। तो हम लोग R और R को एक साइड कर लेते हैं और इसको एक साइड, R μ1 अपान U प्लस μ2 अपान V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपान R, ठीक है। ये यहां से बन गया क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, अब मैं आगे जो है साइन कन्वेंशन यूज करता हूं। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट U स्टैंडिंग टू नेगेटिव, U तो नेगेटिव होगा, V तो पॉजिटिव होगा, एंड R भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाए, इंप्लाइज दैट क्या हो गया μ2 अपान V पॉजिटिव माइनस μ1 अपान U, क्योंकि U क्या होगा नेगेटिव, इसलिए माइनस वाला मैंने लेफ्ट ले लिया, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस, मतलब μ2 माइनस μ1 अपान R, ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये यहां से जो है बहुत ही अच्छी एक इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन मतलब ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर
रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको बोर्ड में आएगा तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस। हो गया? ओके, फटाफट आप नोट करें, ये आपका डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका यूज होगा वहां पे, इस पूरी थियरी को जो आपने पढ़ा, जो डेरिवेशन किया, इस डेरिवेशन का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर ये जो सिंगल कर्व था, अगर यही डबल कर्व हो जाए तो हम इसी थियरी को यूज करके अगला वाला डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है, या डबल कर्व सरफेस, दोनों कह सकते हैं, ठीक है, तो वो लेंस ही बन जाती है। ओके, तो यहाँ से अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी न्यू हेडिंग, ठीक है। ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ डबल कर्व सरफेस या लेंस मेकर इक्वेशन, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ डबल कर्व सरफेस और लेंस मेकर इक्वेशन, इसको हम लोग लेंस मेकर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेंस मेकर इक्वेशंस। तो आइए बात करते हैं लेंस मेकर इक्वेशन पे। तो हमने लिया यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां से यहां पर अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ डैश, यहां से रे इंसिडेंट हुई और इसके बाद फाइनली यहां कहीं पर इसने इमेज बनाया। अब इस इमेज बनने में क्या क्या फेनोमेनन हुई, कैसी कैसी घटना घटी, अब हम इसके अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा डायग्राम जरूर बना लीजिएगा एक, कि ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि एक जगह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को रखा गया और डायरेक्ट हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। अगर आप इसे बहुत अच्छे से जरा सा ऑब्जर्व करें तो जैसे कि मैंने ये डायग्राम ऐसा बना तो दिया, लेकिन आप अगर इसे देखें तो असलियत में ये पहले जब रे गई होगी तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, फिर इसके बाद इस कर्व सरफेस पे इतना रिफ्लेक्ट हुई और फिर कुछ इस प्रकार से जा करके यहाँ पर इमेज बना रही है। लेकिन अगर ये नहीं रहा होता, कौन सा, इसके बाद वाला पार्ट, तो ये जो है जरूर डेफिनेटली यहाँ आके बनता जाए, ठीक। इसके होने के कारण उसकी इमेज क्या हो गई, डबल होने के कारण उसकी इमेज क्या हो गई, पहले ही बन गई। अच्छा, तो जो ये इमेज है ये क्या है, I1 जो इमेज है ये हाफ जो फर्स्ट कर्व सरफेस है उसके कारण। अच्छा, अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि इन दोनों का जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, हम ऐसा कह नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 और इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 और इसकी फोकल लेंथ को F
इमेजिन करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जो है हाफ डायग्राम तैयार करते हैं कि हाफ डायग्राम में क्या होगा। तो हाफ डायग्राम ये कहता है वही जैसे आपने अभी भी डेरिवेशन किया वो डायग्राम होगा। तो हाफ डायग्राम में यहां से आपका ये हाफ कर्व सरफेस हो गया, ठीक है, यहां से ये इंसिडेंट हुआ और ये यहां पर इमेज बन गया I1, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये C है, ये नॉर्मल है, ओके, और ये अपना कोई दो ही पॉइंट जैसा हमने लिया था A और B, जैसे आपको लेना हो, जो भी पॉइंट लेना हो, ठीक है। तो ये यहाँ से I1 बन गया, ठीक। तो इसके लिए अगर आपको बताना हो जो है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस, तो आप तुरंत लिखोगे, यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि μ2 अपान क्या, इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपने कहा कि ये v1 है फर्स्ट से, तो μ2 बाई v1 माइनस μ1 अपान u, ये तो फिक्स है, तो ये तो u रहेगी, ठीक है। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है r1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपान ये r1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड फाइनल लास्ट का देखते हैं। अब जब आप ये लास्ट वाला बनाएंगे तो लास्ट वाला क्या होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन कि कुछ ऐसा एक्सपेंसिव फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, एक्सपेंशन में, मतलब फुल एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि जो ये निकला ये रहा I1, लेकिन जो हाफ कर्व सरफेस था, जैसे मैंने पहला डायग्राम बनाया, उसने उसको पहले ही, मतलब क्या, पहले ही क्या कर दिया, इंसिडेंट कराया, क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन, मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां तक, मतलब हाफ के बाद भी डेंसर मीडियम था, तो पहले ही वो फोकस हो गया। तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो है ये कुछ यहाँ पे I पे इमेज बना, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है V और ये जो डिस्टेंस है ये है V1, ओके। तो कहने का मतलब कि यहां से जो रे है वो ऐसा गया होगा और फिर ये इस तरीके से ऐसी फेनोमेनन हुई कि ये यहीं से जो है इसको बेंड कर देता है। मतलब आपने ऐसा 10th में ही पढ़ा होगा कि व्हेन रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम to rare medium, then refracted ray going away from the normal। तो असलियत में ये क्या हुआ, ये तो अंदर है, तो इसीलिए क्या हो गया कि ये हाफ के कारण ये थोड़ा दूर गया, लेकिन जो नेक्स्ट हाफ था उसको और पहले जो है और पहले ही इंसिडेंट कराता है, ओके। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये हमने कहा ये होगा R2 और ये ऐसा O हमने O डैश किया, ये O डबल डैश, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां से ये था फॉर फर्स्ट कर्व सरफेस, कर्व, क्योंकि इसमें डबल कर्व सरफेस है। अब सेकंड कर्व सरफेस, सेकंड कर्व सरफेस की बात करें तो ये हो गया, और ये आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा कि यहां आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां से रे अभी जा रही है वो μ2 और ये क्या है μ1। तो ये जो इमेज है यहां आप बताएंगे कि इमेज कहां बन रही है, फाइनल इमेज कहां बनी है, एयर में, और इसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो किधर है, मीडियम के अंदर। तो अब आप इसे बताएंगे जो है कि μ2 मतलब कि μ1, ओके, मतलब ये हो जाएगा μ1 अपान ये क्या हो जाएगा μ1 अपान v माइनस, और यहां पर मतलब ये इमेज कहां बन रही है, μ1 में, तो μ1 अपान v, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं उसका एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं।
तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन वी, एंड ये होगा जहां पर इमेज बनी ये हो जाएगी माइनस। अब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो किधर है, वो मीडियम के अंदर है, तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन वी वन। क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन वी वन इज इक्वल्स टू म्यू टू, मतलब कि म्यू वन माइनस, या इसको हम लोग म्यू टू माइनस म्यू वन अपान क्या हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसकी बात करें तो ये क्या होगा, तो यहां पर मतलब इमेज कहां बन रही है, ये एयर में, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किधर है, ये जो है किसमें, मतलब कि डेंसर मीडियम में। तो यहां से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो है म्यू टू माइनस म्यू वन अपान, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ R2। ठीक है, ये हो गया सेकंड। ठीक, ये तो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ साइन केवल इसकी चेंज होगी। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो अगर मैं 1 2 को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन अपान यू, इसको ऐड करता हूं मैं तो प्लस क्या होगा, ये म्यू वन अपान वी माइनस म्यू टू अपान वी वन इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ओके, यहां से आप देखें ये म्यू टू और